नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ये हमारे क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हम लोगों ने फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 1 कवर किया था, पार्ट नंबर 2 कवर किया था और ये दोनों पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ये एकेडमिक लेवल पर थे। तो एकेडमिक लेवल का दोनों इस पार्ट से रिलेटेड ये प्रैक्टिस सेट है, आज हम लोग कवर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितना कुछ सीखा है। हम लोग ये देखेंगे कितना हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर प्रैक्टिस टेस्ट बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच। ये इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इसको समझिएगा। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। सी इज़ एज फ्रेश एज ड्यू। देखिए, अब मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कि ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। अब आप देखें मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरोन, ओनोमेटोपोइया। तो अब आप देखें ओनोमेटोपोइया अगर आवाज़ होता तो ओनोमेटोपोइया तो ये होगा नहीं। ऑक्सीमोरोन होता तो आपका कुछ विरोधाभास होता, ये भी नहीं। मेटाफर भी नहीं भाई, तो क्या है, सिमिली है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हुआ नंबर बी इज करेक्ट। शी इज एज फ्रेश एज ड्यू, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। सिमिली सिमिली क्यों है, क्योंकि देखिए एज डॉट डॉट एज आया कि नहीं आया, देखिए एज ये आया है ना, ये इसका मीन्स ये सिमिली हुआ। भाई आप जानते हैं एज डॉट डॉट एज आया हो या सो आया हो या लाइक आया हो तभी तो सिमिली होता है, इसको तो आप जानते हैं। अब नंबर हम लोग सेकंड को कवर करेंगे। नंबर सेकंड, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के क्या थे भाई, शेक्सपियर थे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के क्या थे भैया, शेक्सपियर थे। अगर आप यहाँ देखें तो आपको एक स्टार दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, आप समझ लीजिए डियर। अच्छा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये कालिदास कौन थे, भारत के शेक्सपियर थे। कालिदास कौन है, भारत के शेक्सपियर हैं। अब देखें सिमिली है नहीं, क्यों, क्योंकि ना लाइक आया है, ना एज आया है, ना शो आया है। हाइपरबली है नहीं, क्यों भाई, क्योंकि कोई बड़ी चढ़ी बातें तो है नहीं, कोई बनावटी बातें। अच्छा, एपोस्ट्रॉफी, अगर ये एपोस्ट्रॉफी होता तो इसमें एपोस्ट्रॉफी सिंबल होता, एपोस्ट्रॉफी सिंबल तो है नहीं। तो ये कौन सा अलंकार है भाई, इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है, मेटाफर है इसमें। नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो सही आंसर हुआ आपका हुआ क्या, मेटाफर। नंबर सी इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि कालिदास कौन है, भारत के शेक्सपियर। भारत के शेक्सपियर कौन है, कालिदास। जब आप सब्जेक्ट से क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट, मीन्स क्या हुआ भाई, मेटाफर हुआ। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर चलते हैं हम लोग नंबर 3 पर पहुंच गए देखते देखते। नंबर 3 को देखें। नंबर 3, सी लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है वह नहीं है क्या, बेड ऑफ रोजेज, सुखद फूलों की सेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है, तो लाइफ क्या नहीं भाई, फूलों की सेज। फूलों की सेज क्या नहीं है, लाइफ। तो अब आप देखें ये मेटाफर ही हुआ। क्यों, मेटाफर कहता है कि सब्जेक्ट से कोई लेकर क्वेश्चन करो तो ऑब्जेक्ट आ जाता है, और अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन लेकर करो तो सब्जेक्ट आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हुआ भाई साहब वो क्या हुआ, नंबर डी। तो ये मेटाफर आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, ऑक्सीमोरोन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि विरोधाभास है नहीं। हाइपरबली होगा नहीं, कोई बनावटी बात है नहीं। अपोस्ट्रॉफी होता तो इसमें सिंबल लगा होता, अपोस्ट्रॉफी का ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हुआ आपका नंबर डी, मेटाफर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट नंबर हम लोग चलते हैं, 4 को हम लोग कवर करेंगे। नंबर 4 देखें हम लोग। नंबर 4, एनएग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। एनएग्जाइटी मीन्स चिंता, इज मीन्स सिटिंग माने बैठी हुई, ऑन हर फेस उसके चेहरे पर। चिंता जो है उसके चेहरे पर बैठी हुई है। अब भैया बताइए, चेहरे पर चिंता बैठेगी, चिंता दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना।
भाई चेहरे पे क्या मच्छर बैठे, मक्खी बैठे, कीट बैठे, मतलब कुल मिला के चिंता कहाँ दिखती है जो वो बैठेगी। कौन देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, कौन देखा है? कुल मिलाकर के चिंता बैठ नहीं सकती। लेकिन फिर वही बात कि कह रहे हैं कि एनएग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता एनएग्जाइटी जो है इसको चेहरे पर बैठी है। जब एनएग्जाइटी उसके चेहरे पर बैठी है इसका मतलब है कि नॉन लिविंग को लिविंग जैसा हम लोग मान रहे हैं। तो क्या हुआ आपका? पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हुआ नंबर डी इज करेक्ट, पर्सोनिफिकेशन इज करेक्ट आंसर। आगे मोरन होगा नहीं, कोई विरोधाभास हो नहीं रहा। क्लाइमैक्स होगा नहीं, क्लाइमैक्स आप जानते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में मैटर को रखते हैं, कम इंपॉर्टेंस की बात, फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, फिर उससे ज़्यादा, ये क्लाइमैक्स होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अच्छा अलिट्रेशन भी नहीं है, अलिट्रेशन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन नहीं है। क्या इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है तो अलिट्रेशन, ऐसा इसमें कुछ है नहीं, इसलिए अलिट्रेशन भी नहीं है। तो फैक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या होगा? नंबर डी इज करेक्ट, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, हम लोग नंबर 5 को कवर करेंगे। इसके कुछ ऑप्शन नीचे भी हैं, देख लेंगे भी। नंबर क्वेश्चन 5 की रीडिंग लगाते हैं। लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, पहले यहाँ की स्टार अगर आपको दिख रहा है तो स्टार तब समझ लीजिए कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। तो ये लव क्या है जानते हैं भैया? लव का नाम सुनते मान देखिए थोड़ा सा, जहाँ पे थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं बड़ा हंसने उठने लगते हैं कि लव 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 मीन्स क्या है पता है आपको? उनको पता ही नहीं लव मीन्स क्या होता है। लव मीन्स प्रेम, प्रेम क्या है भैया? ये प्रेम क्या है? एक व्यवहार है ना। प्रेम क्या है? एक व्यवहार ही तो है। हम लव अपने माँ बाप से करते हैं, भाई बहनों से करते हैं, अपने यहाँ के जानवर जो होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी, सबसे तो हम लव करते हैं। तो लव मीन्स प्रेम, प्रेम इज व्यवहार। तो लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। अब आप ध्यान से समझें, प्रेम अंधा होता है, लव मीन्स व्यवहार अंधा होता है। तो अंधा वो होता है भैया प्रभु जिसके आँख हो। भाई इतने लाइफ में आपने किसी पशु को देखा होगा अंधा, पक्षी को, किसी व्यक्ति को, स्त्री या पुरुष को। ये लोग अंधे क्यों थे? क्योंकि इनकी आँख थी, कुछ विकार हो गया, ये अंधे हो गए। लेकिन लव जब इसके आँख ही नहीं है लव के, तो ये अंधा कहाँ से होगा? इम्पॉसिबल। लेकिन वही बात मान लेते हैं। तो ये क्लाइमैक्स तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंस के हिसाब से चीज़ों को सजाते हैं हम एज सेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े के रूप में, होगा नहीं। अब आगे और ऑप्शन देख लेते हैं, स्क्रीन को हम लोग स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की साइड में। अब देखिए हाइपरबली, अगर बात करें हाइपरबली, ये हाइपरबली ये होगा नहीं, क्योंकि हाइपरबली में चीज़ों को बनावटी बताया जाता है। सिमली न तो लाइक न तो वाइज न सो आया है, सिमली भी नहीं होगा। तो क्या पर्सोनिफिकेशन होगा, क्योंकि नॉन लिविंग को लिविंग माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि लव इज़ ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, जबकि अब आप वही बात फिर कि उसकी आँखें नहीं है तो अंधा कहाँ से होगा। लेकिन मान लो, जब मान लेते हैं तो वहाँ पे भैया हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो पहले आप पुराना जो वीडियो जो है, पहला पार्ट सेकंड पार्ट आप देख लें। मेरा चैलेंज है कि अगर आपका डाउट ना रिमूव हो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर आऊँगा, लाइव क्लास आऊँगा और आपको सिखा कर ही छोड़ूंगा। नंबर 6 देखते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, भैया डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये आप जान लीजिए, बहुत बहुत ज़रूरी। अगर आपके पास ये एनसीईआरटी की पुरानी बुक रही होगी, जो पुरानी बुक चलती थी ओल्ड, उसमें सेकंड चैप्टर पोट्री का था, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, और इसके कंपोजर थे सर हेनरी वॉटन। उसमें की ये पंक्ति है, लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड हैविंग नथिंग, कुछ भी न रखते हुए, ही हैथ वह सब कुछ रखता है। हैविंग नोथिंग, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हैथ सब कुछ है, कुछ नहीं है सब कुछ है, मतलब सिमिली लाइक ए सो है नहीं तो होगा नहीं। एंटी क्लाइमैक्स माने बड़ी चीज़ें फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एंटी क्लाइमैक्स भी नहीं है। अच्छा तो क्या है? आगजी मोरोन, नंबर एज करेक्ट। भाई हैविंग नथिंग कुछ नहीं है, है था सब कुछ है, मतलब अपोजिट देखिए, अपोजिट, नथिंग कुछ नहीं है था सब कुछ, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास सब कुछ है। तो ये आगजी मोरोन हुआ, नंबर आ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हुआ आगजी मोरन, विरोधाभास इसमें है, नंबर एज करेक्ट। और आपका डाउट दूर हो गया होगा, ऐसा मैं, मेरा विश्वास है, मैं समझ रहा हूँ। अब हम लोग नंबर 7 को कवर करेंगे। नंबर 7 देखिए, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ मीन्स जीवन, इज मीन्स होता है, बिटर मीन्स कड़ुआ,
स्वीट मीन्स मीठा, जीवन कड़वा मीठा होता है। देखो कड़वा और मीठा ये दोनों क्या है, अपोजिट है कि नहीं, अपोजिट है। तो भैया यहीं देखिए नंबर सी पे यार ऑक्सीमोरन दिया है भाई। ऑक्सीमोरन कहता है कि अगर विरोधाभास है तो आइए मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हुआ, नंबर सी ऑक्सीमोरन, ये आपका हुआ। क्योंकि लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ में जीवन कड़वा मीठा होता है, तो ऑक्सीमोरन हुआ। जब ऑक्सीमोरन हो गया तो सिमिली होगा नहीं, हाइपरबली होगा नहीं, और आपका अपॉस्ट्रॉफी भी नहीं होगा। क्लियर है बाबू साहब। चलते हैं नेक्स्ट नंबर चलते हैं। अब देखते हैं नंबर 8 पर पहुंच गए। नंबर 8 आई, यहाँ पे देखिए नंबर 8 पे हम लोग पहुंच गए हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई मिस में वॉन्डर्ड मिस भटका, लोनली मिस अकेला, एज अ क्लाउड बादल के रूप में, मैं अकेला बादल के रूप में भटका। तो अब देखिए अगर ध्यान से देखें सर, अगर आप उसे आप समझ गए, हम जानते हैं कि आप देखें एज आया कि नहीं आया। देखिए एज आ गया ना, और आप देखिए आई भी आया है यहाँ पे क्लाउड भी आया है। तो आई को क्लाउड से कंपेयर कर दे रहे हैं, एज आया है, नो डाउट सिमिली होगा। नंबर सी इज करेक्ट। नंबर सी क्या है भाई, सिमिली, ये करेक्ट आंसर हुआ। जब ये करेक्ट आंसर हुआ तो हाइपरबली होगा नहीं, क्योंकि कोई बड़ी चढ़ी बातें तो है नहीं। ओनोमेटोपोइया मिस ध्वनि आवाज़ ऐसा कुछ तो है नहीं। अच्छा काइटाफोरा भी नहीं है, काइटाफोरा भी नहीं है, ये हटाइए यहाँ से भाई। चलते हैं आगे, नेक्स्ट में चलते हैं। हम लोग 9 को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग हैं। आई सी अ लिली ऑन द ब्रो, डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई सी अ लिली, मैं एक कुमुदनी देखता हूँ, ऑन द ब्रो आपके भावों पर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप समझ लीजिएगा। मैं आपके भावों पर एक कुमुदनी देखता हूँ। तो ये अलिट्रेशन होगा नहीं, क्योंकि इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड ऐसा कुछ है नहीं, तो ये होगा नहीं। क्लाइमैक्स होगा नहीं, क्योंकि क्लाइमैक्स में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो हैं, उनको हम उसके इम्पोर्टेंस के साथ छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ऐसे रखते हैं। और डिटेल में जब हम आपको कंपटीशन लेवल की फिगर आप इस चीज़ पढ़ाएंगे तो आपको हम क्लाइमैक्स, अलिट्रेशन सब पढ़ाएंगे। शिमली होगा नहीं। अच्छा तो भी क्या होगा, नंबर डी, मेटाफर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सही आंसर हुआ प्रभु, नंबर डी इज करेक्ट। हो गया सर, चले आगे। चलिए अब नंबर हम लोग 10 पर आ गए हैं। अब 10 को देखते हैं। देखिए नंबर 10, द कर्फ्यू टूल्स, चर्च की बजती हुई घंटियाँ, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन के अवधि के बीतने का संकेत करती हैं। कर्फ्यू टूल्स चर्च की बजती हुई घंटियाँ, नेल ऑफ पार्टिंग डे, दिन के बीतने का संकेत देती हैं। अब आप देखें कि सिमिली होगा नहीं, मेटाफर होगा नहीं, ऑक्सीमोरन होगा नहीं। देखिए यहाँ इसमें तो हम नंबर सी करेक्ट मान लेते हैं, ओनोमेटोपोइया, ये करेक्ट मान लेते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये ओनोमेटोपोइया ना होता तो हम इसको पर्सोनिफिकेशन भी मानते, इसको हम आप पर्सोनिफिकेशन भी मान सकते थे। क्या मान सकते भाई, पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हुआ, ध्यान दीजिएगा इसको, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। और नंबर हम लोग अब 11 पर आ गए। 11 को देख लेते हैं। दी टी इज आइस कोल्ड, चाय इज मिस होती है आइस कोल्ड, ठंडा बर्फ। चाय क्या होती है, ठंडा बर्फ। ठंडा बर्फ क्या होता है, चाय। चाय क्या है, ठंडा बर्फ। ठंडा बर्फ क्या भी है, चाय है। तो क्लाइमैक्स होगा नहीं, अलिट्रेशन होगा नहीं, ये पर्सोनिफिकेशन होगा नहीं, तो क्या होगा, नंबर डी, मेटाफर इज करेक्ट आंसर। मेटाफर इज करेक्ट। क्लियर हुआ। नंबर हम लोग 12 पर पहुंच गए हैं। नंबर 12 को देखते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, डबल स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर क्या है भाई, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, भारत का स्विट्जरलैंड है। अच्छा अगर इसके आंसर की बात करें तो मेटाफर हो सकता है, बट देख लेते, शिमली होगा नहीं, ऑक्सीमोरन विरोधाभास है ही नहीं भैया, पर्सोनिफिकेशन कोई उसमें नॉन लिविंग को लिविंग कंसीडर कर ही नहीं रहे हैं, तो ये पर्सोनिफिकेशन में नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मेटाफर। ये 12 का नंबर आज ऑप्शन है, ये करेक्ट है। क्यों, कश्मीर क्या है भाई, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया क्या है, कश्मीर। क्लियर हुआ। सब्जेक्ट क्वेश्चन किया ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन किया सब्जेक्ट आया, तो ये आपका नंबर ए इज करेक्ट आंसर। हम लोग नंबर 13 पे आ गए हैं। 13 देखें, नंबर 13, नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। होप
होप इज द पुअर मैन्स ब्रेड। होप जो आशा होती है, इज द पुअर मैन्स ब्रेड, गरीब व्यक्ति की रोटी होती है। आशा क्या होती है भैया? गरीब व्यक्ति की रोटी। गरीब व्यक्ति की रोटी क्या है? आशा। आशा क्या है? गरीब व्यक्ति की रोटी। गरीब व्यक्ति की रोटी क्या है? आशा। क्लियर हुआ? इसका मतलब आप समझिए, कैटाफोरा होगा नहीं, पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग को लिविंग होगा नहीं, सिमली होगा नहीं, क्योंकि सिमली में लाइक एसो प्लस टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब डिफिनेशन देखें तो क्या होगा? नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नंबर डी आपका, ये आपका करेक्ट हुआ। नंबर डी इज करेक्ट। 13 का जो सही आंसर हुआ क्या हुआ? नंबर डी आपका हुआ। क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं रहा। अब नंबर हम लोग 14 पे आ जाते हैं। नंबर 14, नंबर 14 की बारी है। लाइफ इज अ टेल, जीवन एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, एक इडियट के द्वारा बताई गई। लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, जीवन एक इडियट के द्वारा बताई गई कहानी है। तो जीवन क्या है? कहानी है। कहानी क्या है? जीवन है। जीवन क्या है? कहानी। कहानी क्या है? जीवन। समझ रहे ना आप? तो कुल मिलाकर के लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट क्या है? ओनोमेटोपोइया, कोई आवाज़ तो आ नहीं रही है। तो ये चूँकि लाइफ टेल है, टेल क्या है? लाइफ है। तो नंबर बी मेटाफर, मेटाफर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर नंबर बी हुआ। और उसके कुछ ऑप्शंस नीचे हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, ऑक्सीमोरन तो होगा नहीं, आप जान ही रहे हैं। ऑक्सीमोरन कोई चांस नहीं है, सिमली कुछ चांस नहीं है। क्लियर हुआ? अब स्लाइड को हम लोग ऊपर की ओर बढ़ाते हैं। अब देखिएगा नंबर 15 पे देखें आप। नंबर 15, he was feeling sweet pain। ही मिसबा वाज मिस था, फीलिंग अनुभव कर रहा है स्वीट पेन, मीठे दर्द का। अगर आप ध्यान दें, स्वीट पेन, स्वीट मिस मीठा माने अच्छा लगना, पेन मिस दर्द होना, मतलब अच्छा ना लगना, बुरा लगना। तो ये दोनों क्या है? आपके अपोजिट ही तो हैं। ये स्वीट का अपोजिट पेन, पेन का अपोजिट स्वीट। तो मतलब क्या हुआ? नंबर सी इज करेक्ट। ऑक्सीमोरन में वैसा विरोधाभास होता है। तो 15 का सही आंसर नंबर सी करेक्ट हुआ। और ये सिमिली भी नहीं, मेटाफर भी नहीं, पर्सोनिफिकेशन भी नहीं। नंबर 16 को हम देख लेते हैं। नंबर 16, रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ फ्लोट बह चली इन द बैटल, युद्ध के मैदान में। तो पहले तो आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल लें, ये वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियाँ फ्लोट बह चली इन द बैटल, युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में भैया खून की नदियाँ बह चली। तब आप बताइए, क्या वास्तव में सच है? खून की नदियाँ युद्ध के मैदान में बह सकती हैं? भाई इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कारगिल का युद्ध, हमारे आपके पास पड़ोस का युद्ध, आप जानवरों का युद्ध देखे होंगे। भैया आज तक तो यार कहीं पर खून की नदी तो नहीं बही। तो मतलब कुल मिलाकर अब ये फीलिंग आने लगी कि ये बनावटी बात है। जब बनावटी बात है तो आप जानते हैं हाइपरबोली कहते हैं कि बनावटी बात मेरे अंदर होती है। तो ये नंबर डी इज करेक्ट। 16 का जो सही आंसर हुआ नंबर डी। और सिमली है नहीं, क्लाइमैक्स है नहीं, अलिट्रेशन है नहीं। क्लियर हुआ सर? कोई डाउट नहीं? चलते हैं। डाउट होगा कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, त्वरित आंसर मिलेगा। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, अगर आपको पता होगा तो जो ओल्ड बुक चल रही थी आपकी पोइट्री की, उसका एक चैप्टर था फ्रॉम एन इलेजे रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसी की एक लाइन है ये कि लेट नॉट एम्बिशन, धनी व्यक्तियों को नहीं चाहिए गरीब व्यक्तियों की एम्बिशन में भावनाओं का मजाक बनाना। यूजफुल टॉयल लाभकारी परिश्रम, इसमें धनी व्यक्तियों को एडवाइस दिया जा रहा है पोएट के द्वारा कि हे धनी व्यक्तियों, आपको गरीब व्यक्तियों के लाभकारी परिश्रम की भावनाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। धनी व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि हे धनी व्यक्तियों, आपको गरीब व्यक्तियों के लाभकारी परिश्रम की भावनाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब बताइए, ये जो लाभ, ये यूजफुल टॉयल जिस व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, जिनके शानों की, ये तो मर गए हैं, ये तो कब्र में हैं, ये तो कब्र के अंदर हैं। अब कब्र के अंदर कोई व्यक्ति दफन किया गया है, अब उसके बारे में हम उसके क्रियाकलाप को सोचकर मजाक बनाएंगे तो ये उचित है? मतलब ये वास्तव में क्या हो सकता है? भाई कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति दफन किया गया तो उसके बारे में सोच करके उसके क्रियाकलाप के बारे में मजाक कहाँ करता है? बिल्कुल नहीं करता।
तो ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर वही बात, मान लो यार किया होगा, तो फिलहाल करेगा नहीं, कभी नहीं करेगा। मान लो यार किया हो तो भाई मान लेते हैं, तो मतलब पर्सोनिफिकेशन। भाई पर्सोनिफिकेशन कहता है कि मानने वाला विभाग मेरे पास आए, तो चलो भाई लेकर चलते हैं, नंबर बी इज करेक्ट। नंबर बी इज करेक्ट। अपॉस्ट्रॉफी होगा नहीं, ये आपका हाइपरबली होगा नहीं, मेटाफर होगा नहीं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट नंबर 18 पर हम लोग पहुंच गए। 18 देखें। द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। नाइट क्या है? द नाइट इज डार्क, रात उतनी ज़्यादा अंधी है जितना कि एक ब्लैक स्टोन। एज आया ना सर, यहाँ पे नाइट आ गया, यहाँ पे ब्लैक स्टोन आ गया, दो आपके ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो क्या हुआ? सिमिली हुआ। और क्या हुआ? नंबर सी इज करेक्ट। नंबर सी इज करेक्ट। क्लाइमैक्स होगा नहीं, अलिट्रेशन होगा नहीं, मेटाफर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि चीज़ों को यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को इसकी एसेंडिंग ऑर्डर में कम इंपॉर्टेंस, फिर उससे बड़ी इंपॉर्टेंस के तौर पर रखते हैं। अलिट्रेशन होगा नहीं क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट जो जो आप इनिशियल जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं उसका रिपीटिशन होता है। मेटाफर में सब्जेक्ट से क्वेश्चन करो तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन करो तो सब्जेक्ट, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो 18 का सही आंसर नंबर सी हुआ। क्लियर हुआ भैया? अच्छा जी, नंबर हम 19 को देखते हैं। इसे कुछ ऑप्शन नीचे हैं, इसके थोड़ा सा और इसको स्क्रीन को ऊपर कर ले तो ठीक रहेगा, हो सकता है विजिबल हो जाए। हाँ, ये विजिबल हो गया है। देखिए 19, देखिए 19, नंबर 19 देखें। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री। फ्रेंडशिप क्या होती है भाई? शेल्टरिंग ट्री, शरण देने वाली एक पेड़ के समान होती है, पेड़ होती है, समान नहीं। फ्रेंडशिप क्या है? शरण देने वाला पेड़ होता है, शेल्टरिंग ट्री है। तो भाई फ्रेंडशिप क्या है? शेल्टरिंग ट्री है। शेल्टरिंग ट्री क्या है? फ्रेंडशिप है। सब्जेक्ट प्रेस करो तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रेस करो तो सब्जेक्ट आ रहा है, तो सिमिली होगा नहीं, पर्सोनिफिकेशन होगा नहीं, ओनोमेटोपोइया होगा नहीं, तो क्या होगा? नंबर डी, मेटाफर इज करेक्ट आंसर। नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? अच्छा भाई, और नंबर हम लोग 20 को देखिए, हम धीरे धीरे कवर करते हुए पहुंच गए हैं। नंबर 20 देखें। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर एजेज। आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा हुआ है, फॉर एजेज, युगों युगों से। मैंने उसको युगों युगों से नहीं देखा। युगों युगों से मतलब आप कितने साल से जी रहे हैं, कितने युग से जी रहे हैं भाई साहब? युगों युगों से नहीं देखा, तो ये बनावटी बात है कि नहीं? जब बनावटी बात है तो भाई आप जानते हैं कि हाइपरबोलिक कहता है कि बनावटी वाला सारा काम मेरे पास लाओ, ये मेरा विभाग है। तो नंबर डी इज करेक्ट। 20 के लिए सही आंसर नंबर डी इज करेक्ट। पर्सोनिफिकेशन होगा नहीं, क्लाइमैक्स होगा नहीं, कैटाफोरा होगा नहीं। अब ये क्लाइमैक्स, कैटाफोरा वगैरह बहुत परेशान ना हो, जब कंपटीशन लेवल का फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको अच्छा कवर कर लेंगे। नंबर 21 पर हम लोग चलते हैं। 21 देखते हैं। दी वेव्स रोल्ड माउंटेन हाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, वेरी इंपॉर्टेंट। द वेव्स मीन्स लहरें, रोल्ड माउंटेन हाई, पर्वत की जैसी ऊंचाई तक, रोल्ड माने ऊपर उठी, जो लहरें थी वो पर्वत की ऊंचाई तक रोल्ड ऊपर उठी। अब बताइए किसी नदी की लहर पर्वत की, जितना ऊंचा पर्वत है उतनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं? भैया आप तो जान के होंगे ना, ये तो इम्पॉसिबल है, बनावटी बात है। तो हाइपरबोल कहता है, हाइपरबली कहता है कि भाई बनावटी वाले भाग मेरे पास लाइए। तो 21 का सही आंसर क्या हुआ? नंबर बी इज करेक्ट। हाइपरबली, हाइपरबली है। अलिट्रेशन नहीं होगा, एंटी क्लाइमैक्स नहीं होगा, नंस कोई मतलब नहीं। क्लियर हुआ? अच्छा जी, नंबर 22 को हम लोग कवर करेंगे। 22, ओ जूलियस सीजर, हे जूलियस सीजर, दाऊ आर्ट माइटी, तुम तो मरने के बाद भी महान हो। ये शेक्सपियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है जूलियस सीजर, उसी की एक पंक्ति है ये। ओ जूलियस सीजर, हे जूलियस सीजर, दाऊ आर्ट माइटी, तुम तो मरने के बाद भी महान हो। तो यहाँ पर क्या हुआ आपको बता दें कि जो ओ जूलियस सीजर, हे जूलियस सीजर, तुम तो मरने के बाद भी महान हो, तो आपको बता दें कि इसमें जूलियस सीजर की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर जूलियस सीजर की डेड बॉडी से बात हो रही है, नॉन लिविंग से बात हो रही है। किससे बात हो रही है? नॉन लिविंग से। और जब हम नॉन लिविंग को एड्रेस करते हैं तो आपको बता दें कि वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी होता है। तो नंबर सी क्या होगा? 22 का करेक्ट आंसर हुआ, एपोस्ट्रॉफी। और साथ साथ यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन सिंबल आप देख ही रहे हैं। अगर ऑप्शन से निकालना चाहें तो सिम्बली होगा नहीं, मेटाफर होगा नहीं, हाइपरबली होगा नहीं। आप डेफिनेशन को आप पढ़ते जाएं, माइंड करते जाएं, तो आप यही पाएंगे सर सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ?
नंबर हम लोग आ जाते हैं 23 पर आते हैं। फेयर इज फाउल, सही जो है वो गलत है, एंड फाउल इज फेयर, जो गलत है वो सही है। सही गलत है, गलत सही है, मतलब इसमें क्या है, सिमली है नहीं भाई, लाइक है सो है नहीं, हाइपरबली कोई बनावटी बात है नहीं, ओनोमैटोपोइया कोई आवाज़ वाली बात तो है नहीं। तो क्या हुआ भाई, ऑक्सीमोरन। नंबर डी इज करेक्ट, नंबर डी इज करेक्ट। विरोधात्मक बातें हैं सर, तो 23 का सही आंसर हुआ नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, 24 को हम लोग कवर करेंगे। 24 पर हम लोग पहुंच गए हैं। द सी में समुद्र, दैट बेयर्स हर भुजम, जो खोल देता है हर भुजम अपने वक्षस्थल को, टू द मून, चंद्रमा के लिए। समुद्र अपने वक्ष को, अपने सीने को चंद्रमा के लिए खोल देता है। भैया वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर, समझिए, समझने का प्रयास करिए। समुद्र जो है अपने सीने को चंद्रमा के लिए खोल देता है। अब आप समझिए, समझिए कि समुद्र क्या लिविंग है, क्या उसके हाथ पाँव, उसके पास बॉडी है, लिविंग बॉडी है? नहीं है। जब लिविंग बॉडी नहीं है तो कैसे अपने सीने को चंद्रमा के लिए प्रस्तुत करेगा? इम्पॉसिबल। लेकिन मान लेते हैं, अब आप जानते हैं कि मान लिया तो मानने वाले विभाग तो पर्सोनिफिकेशन लिया है ना, तो भाई इसी को दे दो। तो 24 का नंबर इज करेक्ट, पर्सोनिफिकेशन इसका सही आंसर हुआ। और न तो ऑक्सीमोरन, न ही सिमली, और न ही एंटी क्लाइमैक्स। क्लियर। अब हम लोग पहुंच गए हैं नंबर 25, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग, हर चीज़ों का वो भगवान है, हर चीज़ों का वो मालिक है। एट तो भी प्रे टू ऑल, हर चीज़ों के लिए प्रे करता है। नहीं समझे? ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स, समस्त चीज़ों का वह मालिक है, लॉर्ड है। एट तो भी प्रे टू ऑल, हर चीज़ों के लिए फिर भी वह प्रेयर करता है कि मुझे मिल जाए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तरफ तो हर चीज़ों को मालिक है, फिर एक तरफ कहता नहीं हर चीज़ मुझे मिल जाए, उसके लिए प्रार्थना करता है। तो अब आप देखें, विरोधात्मक बातें ना भैया। तो इतना आप समझ गए होंगे कि नंबर आपका ए होगा, क्या होगा ये, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 प्लस साइंस, और क्या हुआ, नंबर ए इज करेक्ट। हाइपरबोली इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई बड़ी चढ़ी बातें तो है नहीं। मेटाफर होगा नहीं। क्लाइमैक्स मैंने बताया कि कोई दो चार चीज़ें हैं तो वो हम उसको एसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि वो उसकी कोई उसकी स्लीपर खो गई, फिर उसका फ़ोन खो गया, फिर उसकी कार खो गई, फिर उसका घर उससे छिन गया। तो अब देखिए इंपॉर्टेंस के हिसाब से छोटे से बड़े क्रम में है कि नहीं, वही है क्लाइमैक्स। तो ऐसा कुछ इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। तो मित्रों इस तरीके से हम लोगों ने एकेडमिक लेवल के से रिलेटेड पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच के सेट को पढ़ा था, उसका ये प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कवर कर लिया और लगभग अपने आप को तैयार भी कर लिए हैं कि किसी भी कंपटीशन में अगर फिगर ऑफ स्पीच में आती है तो फिर उस पर हमारी पकड़ होगी। ऐसा मेरा विश्वास है और आप ऐसा कर पाएंगे। तो मित्रों अब मिलते हैं नए वीडियो में एक नए उत्साह के साथ। लेकिन इतना कहना है आपसे कि अगर वास्तव में भाई अगर आपको लगता है कि ठीक है आपके लिए हितकारी है, ये प्रॉफिटेबल है, तो थोड़ा सा भाई इस चैनल को भी आप सपोर्ट करते रहें। अब मिलते हैं मित्रों नए वीडियो में कुछ नए उत्साह के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। नमस्कार।